कभी कभी आसमान में ऐसी मूवमेंट होती है जो धीरे धीरे दुनिया का माहौल बदल देती है। और अक्सर लोग उस वक्त को समझ नहीं पाते जब तक उसके असरात उनकी ज़िंदगी पर नज़र आना ना शुरू हो जाएं। आज हम बात कर रहे हैं उसी मूवमेंट की, यानी जुपिटर की। जैसे हमने चांद ग्रहण की वीडियो में आपको बताया था कि जैसे ही चांद ग्रहण का टाइम करीब होगा, हमने 26 तारीख को वीडियो लगाई थी और हमने बता दिया था कि एकदम से चीज़ें इरप्ट होना शुरू होंगी, एकदम से हालात बदलना शुरू होंगे। जिसके ऊपर अभी सब्र किया जा रहा था वो सब्र ख़त्म होगा, टूटेगा और अचानक से प्रोटेस्ट भी देखने को मिलेंगे और वॉर भी स्टार्ट हो जाएगी। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर सिर्फ एक प्लैनेट नहीं माना जाता। ये विजडम है, ग्रोथ है, लॉ है, स्टेबिलिटी है और बरकत है। किसी की भी ज़िंदगी में, किसी की भी ज़िंदगी में मुनाफा है, फ़ायदा है। जब जुपिटर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है तो इंसान की ज़िंदगी में डायरेक्शंस आ रही होती हैं, सही लोग मिलते हैं, सही फैसले लिए जाते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब जुपिटर वीक हो जाए, एफ्लिक्टेड हो जाए, उसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाए, तो उसका असर भी महसूस होता है, जो कि गलत डिसीजंस की फॉर्म में नज़र आता है। गाइडेंस गलत मिलना शुरू हो जाती है, फाइनेंशियल जजमेंट जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं और इंसान को लगता है कि वो मेहनत तो बहुत कर रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे, रिजल्ट उसके हिसाब से नहीं मिल रहे। आखिर में पता चलता है कि वो डायरेक्शन ही गलत थी जिस पर उसने 10 साल मेहनत की या 5 साल मेहनत की या 3 साल मेहनत की। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। तो पिछले कुछ महीनों में जुपिटर ने बिल्कुल एक ऐसी ही सफ़र तय किया है, ऐसी ही जर्नी की है। जब जुपिटर कैंसर में एंटर हुआ तो नॉर्मली ये एक पावरफुल और ऑस्पिशियस पोजीशन थी, यानी बहुत अच्छी पोजीशन थी, क्योंकि जुपिटर जो है वो कैंसर में शर्फ में होता है, उच्च का हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा एक अजीब चीज़ हुई। ये बात हमने 30 सितंबर के आसपास जुपिटर की वीडियो में बताई थी। ये ऑलमोस्ट एक महीने तक मूव नहीं कर पाया, जुपिटर कैंसर में 0 डिग्री पर रुक गया। अब ये रुकना तो एक चीज़ ठीक है, लेकिन जुपिटर जो है वो अत्याचारी मोशन में था। अत्याचारी मोशन क्या होता है कि कोई भी प्लैनेट अपनी स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू करे। लेकिन कैंसर में एंटर होते ही, अपने उच्च के घर में एंटर होते ही 0 डिग्री पर रुक गया, जहाँ पे चीज़ें इरप्ट होना शुरू हुई। अगर आपको याद हो तो 2019 में भी जुपिटर अत्याचारी मोशन में था, जिसने दुनिया को एकदम से रोक दिया था। रोकने का मतलब ये था कि कोविड में आपने देखा कि पूरी दुनिया बंद हो गई। तो एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में इसी तरह की सिचुएशन जब आती हैं तो इसको अनस्टेबल पोजीशन कहा जाता है। यहाँ पे प्लैनेट उस तरह से काम नहीं करता, अपना नेचुरल फ्लो में काम नहीं कर पा रहा होता। उसके बाद 12 नवंबर को जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड हो गया था, यानी उल्टा चल पड़ा था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो आसमान में ही उल्टा चल पड़ा था, लेकिन ये एक मोशन होता है। रेट्रोग्रेड होने का मतलब सीधा सीधा ये है कि इसकी जो एनर्जी थी वो सीधी तरह से आगे नहीं बढ़ रही थी, बल्कि वो अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट कर रही थी। इसी वजह से पिछले अरसे में बहुत से लोगों ने महसूस किया होगा कि उनके जो प्लान्स हैं वो डिले हो रहे हैं, करियर में मोमेंटम जो है वो रुक गया है, फाइनेंशियल डिसीजंस उनके कन्फ्यूजन का शिकार हो रहे हैं और ज़िंदगी में एक अजीब सा पॉज आ गया है। जुपिटर नॉर्मली एक्सपेंशन का प्लैनेट है। अगर ये पॉजिटिव हो तो ये पॉजिटिवली एक्सपेंड करवाता है, नेगेटिव हो तो ये नेगेटिवली एक्सपेंड करवाता है। लेकिन जब वो रेट्रोग्रेड हो जाए तो रिकंसिडरेशन और करेक्शन का फेज स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आ रहा है। 11 मार्च की सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब जुपिटर अपनी रेट्रोग्रेड मोशन को ख़त्म करके डायरेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वो दोबारा फॉरवर्ड मोशन में आने वाला है, यानी जो चीज़ें अब अटकी हुई थी वो धीरे धीरे मूव करना शुरू होंगी। लेकिन यहाँ एक और बहुत सटल और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। जुपिटर जब डायरेक्ट होता है तो वो तुरंत फ़ौरन से अपनी फुल स्ट्रेंथ में काम नहीं करता, उसको अपनी मोमेंटम दोबारा बिल्ड करनी पड़ती है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे जैसे जुपिटर आगे बढ़ेगा, यानी 7 अप्रैल के करीब जब वो 22 डिग्री के करीब आ जाएगा, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा स्टेबल और कंस्ट्रक्टिव होना शुरू हो जाएगी, यानी असली शिफ्ट आप लोगों को तब फील होगा। जुपिटर 20 डिग्री के बाद 22 डिग्री के जोन में एंटर करेगा और यहीं से सब कुछ इंटरेस्टिंग होना शुरू होगा। अब सवाल ये है, क्या जुपिटर का डायरेक्ट होना आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है या फिर एक बुरी न्यूज़ है? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का एक सीधा सा रूल है कि एक प्लानिटरी मूवमेंट कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खोलता है, यानी किस्मत के दरवाजे खोल देता है, और कुछ लोगों के लिए रियलिटी चेक बन जाता है। जब जुपिटर 22 डिग्री के बाद अपनी फॉरवर्ड स्पीड पकड़ेगा तो कुछ जॉडियक्स वालों को, कुछ बुर्ज वालों को, कुछ राशि वालों को बहुत कुछ दे के जाएगा। धीरे धीरे रिलीफ देना शुरू करेगा, प्रोग्रेस उनकी स्टार्ट कर देगा ज़िंदगी में। करियर में क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी, फाइनेंशियल प्लानिंग में स्टेबिलिटी और पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू हो जाएगी। ये ज़िंदगी का एक नया चैप्टर खोल देगा। लेकिन हर जॉडियक के लिए कहानी इतनी सिंपल नहीं होगी।
कुछ लोगों के लिए जुपिटर का ये फेज एक वार्निंग हो सकती है, जहां एक गलत डिसीजन या ओवर कॉन्फिडेंस आपको मुश्किल में भी डाल सकता है। इसलिए आज हम डिटेल में देखेंगे कि जुपिटर का जो ये डायरेक्ट मोशन है, ये आपके लिए ब्लेसिंग बनने वाला है या फिर आपके लिए हिडन चैलेंजेस क्रिएट करने वाला है। और इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा क्लियर तब होगा कि आपका जो बर्थ चार्ट है, कुंडली है, जायचा है, उसमें जुपिटर की ओरिजिनल प्लेसमेंट क्या है, उसका पता चले, तो आपको और ज़्यादा यहाँ पे क्लैरिटी होगी। और अगर आप लोग अपना डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं जुपिटर की प्लेसमेंट को, या पूरी कुंडली को समझना चाहते हैं, या जायचे को समझना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो आसमान में जो सितारे हैं, ये आपको जो सिग्नल दे रहे हैं, आप वक्त पर समझ लेते हैं, या फिर जब तक समझने की कोशिश कर रहे होते हैं तब तक वक्त निकल चुका होता है। और अगर आप लोग अपना मून साइन नहीं जानते, तो कमेंट सेक्शन में अभी अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको हमारी टीम आपका मून साइन बता देगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइव आने के बाद जब हम लोग आप लोगों से बात करेंगे तो आप लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे, जो लोग सब्सक्राइब करेंगे वो ही कमेंट कर पाएंगे। तो अगर आपका लगना या मून साइन स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि है, या फिर बुर्ज अक्रब है, तो सबसे पहले आप एक बात ये समझ लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये समझ लीजिए कि आप अभी अभी एक हैवी फेज से निकले हैं, यानी ढैया के टाइम पीरियड से निकले हैं। पिछले तकरीबन 3 साल का जो सैटर्न का ढैया का टाइम पीरियड था, वो आपने फेस किया। बेसिकली ढैया जो होती है वो 2.5 साल की होती है, लेकिन मैं इसको 3 साल कंसिडर करता हूँ। उसकी वजह यह है कि सैटर्न जब भी अपना घर ट्रांजिट कर रहा होता है, तो 6 महीने पहले से ही उसके इम्पैक्ट स्टार्ट कर देता है। तो ये ऑलमोस्ट 3 साल हो जाते हैं। और आपके 4th हाउस में सैटर्न रहा, और यहाँ पे आपका ढैया का टाइम पीरियड एक्टिव रहा, जिसकी वजह से आपका चौथा घर, छठा घर, 10वां घर और पहला घर एक्टिव रहा। और यहाँ पे इम्पैक्ट जो आप लोगों ने महसूस किया था, वो घर या प्रॉपर्टी से रिलेटेड टेंशन्स देखी थी, मेंटल स्ट्रेस देखा था, इमोशनल प्रेशर देखा था, माँ की सेहत अनसर्टेनिटी का शिकार रही, करियर में इंस्टेबिलिटी देखने को मिली, डायरेक्शन जो थी वो कन्फ्यूजन का शिकार थी, आपकी अपनी सेहत ख़राब हुई, आपकी जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हुई, छुपे हुए दुश्मन सामने आना शुरू हुए। इसके अलावा कर्जा भी चढ़ा होगा आप लोगों के ऊपर। और अगर आप लोगों ने ख्याल नहीं रखा होगा तो कोर्ट केसेस में भी फंसे होंगे। कई कई स्कॉर्पियो वालों को ये फील हुआ होगा कि एक ही वक्त में हर तरफ से प्रेशर आ रहा है, तो ज़िंदगी जिएं या ख़त्म कर दें। लेकिन सैटर्न का एक ही रूल होता है, जब वो टेस्ट करता है तो इंसान को स्ट्रांग बना देता है। अब सिचुएशन धीरे धीरे आप लोगों के लिए चेंज हो रही है, क्योंकि सैटर्न जो है वो अब आपके 5th हाउस में है, प्रेशर कम हो गया है, मेच्योरिटी ज़्यादा हो गई है। अब सैटर्न जो है वो मूव कर चुका है। अब इसका मतलब ये है आपके लिए कि जो एक हैवी इमोशनल प्रेशर जो पिछले अरसे में आप लोग फील कर रहे थे, वो अब धीरे धीरे हल्का होना शुरू हो जाएगा। 5th हाउस जो है वो क्रिएटिविटी का घर है, प्लानिंग का घर है, आपके फ्यूचर विजन का घर है। यहाँ सैटर्न जो है वो इंसान को सीरियस थिंकिंग देता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ लेकर जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं और क्लियर कर दूँ कि 5th हाउस आपकी स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स का भी है। तो इस टाइम पीरियड में आपके नेटवर्क्स जो हैं, जो फालतू नेटवर्क्स हैं, वो भी छटना शुरू हो जाएंगे, यानी फ़िल्टर आउट होना शुरू हो जाएंगे। आपके ऐसे ऐसे सर्कल्स जो फ्रेंड जोन्स सर्कल्स हैं, सॉरी, वो भी आपके फ़िल्टर आउट होना शुरू हो जाएंगे, कि जो आपके असली दोस्त हैं, जो आपके असली नेटवर्क्स हैं, जो टाइम पे काम आए, वो अब आपके साथ रहेंगे। और जो दूसरे सिर्फ फालतू टाइम वेस्ट करने वाले थे, वो अब यहाँ पे फ़िल्टर आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स का जो मैंने आपसे ज़िक्र किया वो ये है कि आप लोगों ने स्टॉक, क्रिप्टो, एक्सचेंज, ये सारी चीज़ों में फालतू में बिना उसके रिसर्च के नहीं घुसना। जब तक आपकी रिसर्च अच्छी ना हो, आपको कॉन्फिडेंट ना लगे आप लोग कि आप कर सकते हैं, तब तक आप लोगों ने इसमें छलांग नहीं मारनी। यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट हो के अगर आप लोगों ने छलांगें मारी, तो वो आप ये समझ लीजिए कि जो पिछले 2.5 साल थे, तो जो आपके अगले 3 साल होंगे, वो ऐसे ही गुजरेंगे जैसे आपने पिछले 3 साल गुजार दिए। तो अब ज़्यादा क्लियरली सोच के साथ आगे बढ़ना है आप लोगों ने, और आपकी लाइफ का डायरेक्शन भी आपको क्लियर होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को जो थोड़ी सी सैटर्न प्रॉब्लम देगा, वो शादीशुदा ज़िंदगी में देगा। क्योंकि आपकी अगर शादी है और वो बुनियादें उसकी मजबूत नहीं हैं, तो वो आपके स्ट्रक्चर को हिला भी सकता है। लेकिन यहाँ पे जो गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, वो 8th हाउस का जुपिटर है।
डीप ट्रांसफॉर्मेशन के घर में है। अगर हम बेसिक ज़ोडिएक स्ट्रक्चर में देखें तो जुपिटर आपके 8th हाउस में है। और ये दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि 8th हाउस यहाँ पे बिल्कुल, अब जुपिटर जो है यहाँ पे डायरेक्ट होने जा रहा है। एस्ट्रोलॉजी में जो 8th हाउस होता है वो थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, ये सडन चेंजेस देता है, अचानक से चेंजेस देखने को मिलेंगे, हिडन मैटर्स उभरते हुए नजर आएंगे, साइकोलॉजिकली और डीप ट्रांसफॉर्मेशंस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ लोग डर जाएंगे कि यार अभी भी नेगेटिविटी है, नहीं ये सब कुछ नेगेटिव नहीं है, बल्कि कई लोगों को इस फेज़ में लाइफ की डीप रियलिटीज़ भी समझ आना शुरू होंगी। कुछ लोगों के लिए ये फेज़ फाइनेंशियली रीस्ट्रक्चरिंग का हो सकता है, इनहेरिटेंस या जॉइंट फाइनेंसिस के मैटर जो हैं वो अब आप लोगों के सामने आ सकते हैं। आपको प्रॉपर्टियां मिल भी सकती हैं, जिन प्रॉपर्टियों के लिए आप लड़ रहे थे तो वो अब आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, इनहेरिटेंस वाली। आपके जॉइंट फाइनेंसेस हैं उनमें आपको हेल्प आउट होना शुरू हो जाएगी, आपके पार्टनर से रिलेटेड साइकोलॉजिकल हीलिंग आपको मिलना शुरू हो जाएगी। अब जॉइंट फाइनेंसेस, कुछ लोग कहेंगे कि तो हम मैरिड नहीं हैं, हमें कैसे होगा। अगर आप अपने पार्टनर के साथ रह भी रहे हैं, जिसको आजकल कहा जाता है ओपन रिलेशनशिप्स या रिलेशनशिप्स, जो भी वल्लाह खैर जो भी कहा जाता है, अगर आप उनमें भी रह रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको जॉइंट फाइनेंसेस में सपोर्ट मिलेगी। लाइफ के किसी हिडन ट्रुथ का सामना आपको करना पड़ सकता है, कोई ऐसा सच जिससे आप भाग रहे थे, ये अब आपको टाइम पीरियड उस चीज़ का सामना करवाएगा। लेकिन ये चीज़ भी बोलना गलत नहीं है कि जुपिटर जो है वो आपके सेकंड हाउस को भी सातवीं नज़र से देख रहा है, और सेकंड हाउस जो है वो पैसे का घर है, तो इस टाइम पीरियड में आपकी वेल्थ एक्यूमुलेशंस भी होना शुरू होंगी, आप पैसा जमा भी कर पाएंगे। लेकिन जो 8th हाउस का जुपिटर है ये इंसान को अंदर से ट्रांसफॉर्म करता है, तो इस टाइम पीरियड में आप काफ़ी धार्मिक भी होना शुरू हो जाएंगे, रिलीजियस जो आपकी ऑब्लिगेशंस हैं, आपकी ड्यूटीज़ हैं, आप वो भी करना शुरू करेंगे, क्योंकि जुपिटर विजडम का प्लैनेट है और 8th हाउस थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का प्लैनेट वो घर है, सॉरी। और यहाँ पे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, कि वहाँ पे राहु के साथ नज़रात बना रहा है जुपिटर। अब राहु के साथ जुपिटर नज़रात बना रहा है और राहु जुपिटर को देख रहा है, तो ये एक एक्सेस बन रहा है। इसका मतलब ये है कि जो राहु है वो आपके 4th हाउस में बैठा है, और इसका मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है, उसमें कन्फ्यूजन भी होगी और एग्जैजरेशंस भी देखने को मिलेंगी। घर के माहौल में भी कन्फ्यूजन्स होंगी, लेकिन वहाँ पे आप लोग आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों ने प्रॉपर रिसर्च के साथ अपने फैसले लेने हैं। आप लोगों के अंदर एक बेसिक क्वालिटी है कि आप लोग किसी भी सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं, या किसी भी अपॉर्चुनिटी को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करना शुरू हो जाते हैं। स्पेशली कोई भी फाइनेंशियल मैटर हो या ट्रस्ट इश्यूज़ हों, तो उसमें थोड़ा सा अब आपको केयरफुल रहना होगा। हर चीज़ सिचुएशन को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना आप लोगों ने, और हर अपॉर्चुनिटी को ओवर एस्टिमेट नहीं करना आप लोगों ने। और आपके जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं या आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं, अमूमन आप हर किसी पे एकदम से ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन जिन पे भी ट्रस्ट करते हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। और जो आपके मेंटोर्स हैं या आपके गाइडर्स हैं या आपके गुरु हैं या आपके टीचर्स हैं, उनसे अपने मामलात को लेके एक दफ़ा मशवरा ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा राहु जैसे बैठा है 4th हाउस में, और इस टाइम पीरियड में अगर आप राहु और जुपिटर से कमाना चाहते हैं, क्योंकि जुपिटर सेकंड हाउस को देख रहा है, पैसे को देख रहा है, तो पैसा आप जमा कर सकते हैं राहु को एक्टिवेट करके। राहु को कैसे एक्टिवेट करेंगे कि आपने प्रॉपर रिसर्च करनी है, ठीक है। अंधापन में आप लोगों ने कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करना, कोई भी जॉब स्टार्ट नहीं करनी। पहले आप राहु को समझें कि 4th हाउस का जो राहु है ये 7th हाउस को, आपके 7th एस्पेक्ट से 10वें घर को देख रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए जो काम की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ये हैं कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले आप लोग फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे ग्रोथ दे सकता है और पैसा दे सकता है। और इसके अलावा फ़ॉरेन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आउट ऑफ द बॉक्स आपने वो जॉब्स करनी है जो हर कोई नहीं करता, हर कोई चूज़ नहीं करता। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग हो गई, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग सॉरी, और पॉलिटिक्स हो गई। इस तरह की जो फील्ड्स हैं जो हर कोई जाना पसंद नहीं करता, इन चीज़ों में अगर आप लोग इंटरेस्ट डेवलप करते हैं तो राहु यहाँ पे आपको सपोर्ट करेगा। और जब यहाँ राहु सपोर्ट करेगा तो जुपिटर एक्टिवेट आपके लिए यहाँ पे होगा, वो आपके 8th हाउस से भी आपको अचानक से वेल्थ देगा, और आपके सेकंड हाउस का जो वेल्थ का घर है वहाँ पे वेल्थ आपकी स्टोर होना भी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपके लिए हिडन अपॉर्चुनिटीज़ और भी हैं कि 8th हाउस का जो पॉजिटिव साइड है
वो आपको अक्सर इग्नोर कर देते हैं आप लोग, क्योंकि ये हाउस जो है वो रिसर्च का घर है, इन्वेस्टिगेशन का घर है, डीप नॉलेज का घर है। तो इन्हीं 3 चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। प्रॉपर रिसर्च करनी है, इन्वेस्टिगेशंस करनी है और अपनी डीप नॉलेज रखनी है किसी भी मामले में। और अगर आप किसी ऐसी फ़ील्ड में हैं जहाँ एनालिसिस हो रहा है, साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई सब्जेक्ट है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ है, ऑकल्ट साइंसेस से जुड़ा हुआ है, तो ये फ़ेज़ आपको यूनिक इंसाइट्स देगा, एडवांटेजेस भी दे सकता है। कभी-कभी ज़िंदगी के सबसे बड़े जो ब्रेक थ्रू होते हैं, वो वही लोग करते हैं जो डीप ऑब्जर्वर्स होते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को, उनको प्रॉपर रिसर्च करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। तो यहाँ पे ये फ़ेज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है कि जुपिटर जो है वो 20 डिग्री पर डायरेक्ट हो रहा है, लेकिन 7 अप्रैल के करीब ये 22 डिग्री तक आना आ जाएगा, क्रॉस करेगा या आ जाएगा। तो उसके जो ज़्यादा रिजल्ट्स हैं वो आपको 7 अप्रैल के बाद क्लियरली विजिबल होना शुरू होंगे। उस पॉइंट के बाद आप लोग फ़ील कर सकेंगे कि जो इंटरनल चेंजेस आपकी ज़िंदगी में चल रहे थे, अब वो प्रैक्टिकल डायरेक्शंस लेना शुरू हो गए हैं। तो फिर से मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस दे देता हूँ कि फाइनेंशियल डिसीजंस में जल्दबाजी नहीं करनी है आप लोगों ने, ट्रस्ट किसी पर भी अचानक से नहीं करना, स्ट्रेस और इमोशनल रिएक्शंस को अपना कंट्रोल में रखना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस ज़्यादा रखनी है, क्योंकि ये जो फ़ेज़ है आपके लिए ये एक रीबर्थ पीरियड है, क्योंकि पिछले 3 साल आपको ज़िंदगी ने बहुत मारा है। तो अब आपकी एक रीबर्थ फ़ेज़ है, रीबर्थ पीरियड है, इसमें आप दोबारा बिल्ड होंगे। ये देखें, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इंसान को ज़िंदगी तोड़ देती है समटाइम्स, लेकिन अगर आप ऑप्टिमिस्टिक होके ज़रा सोचें तो ज़िंदगी अगर आपको तोड़ रही है तो उसका मकसद ये नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लें। वो सिर्फ़ आपकी बुनियादें हिला रही है और देख रही है कि आप कितने मज़बूत हैं, और अगर आप मज़बूत नहीं हैं तो आपको एक नया मौका देती है, रिगार्डलेस ऑफ़ योर ऐज, कि आप कितने साल के हैं। आप 20 साल के हैं, आप 15 साल के हैं, आप 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 45 साल के हैं, 55 साल के हैं, 65 साल के हैं। जब आप मेहनत करते हैं दोबारा से, तब भी आपको ज़िंदगी सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं है कि नहीं करती, या ऐसी अप्रोच नहीं अपनानी आप लोगों ने कि अब तो मेरी उम्र हो गई, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ़ अल्लाह पे भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। अब अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।